एकता अधिवक्ता एकता। नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज ये तस्वीर आपको कासगंज जनपद न्यायालय की दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस वक्त यूपी बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान इस सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की गर्मी न्यायालयों में नजर आ रही है। और इसी गर्मी के बीच हमारे साथ मौजूद हैं एक्स चेयरमैन श्रेष्ठ मल्होत्रा जी, जो कि लगातार भ्रमण कर रहे हैं, कई जनपदों का भ्रमण किया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि कासगंज जनपद न्यायालय में 27 और 28 में चुनाव होना है, तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसी संबंध में यहाँ पर ये मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं किस तरह का ये माहौल है और किस तरह का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का माहौल है और आप इस गर्मी सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं गर्म नजर आ रहा है? धन्यवाद एजाज भाई। देखिए, बात क्या है कि ये चुनाव जो है बार काउंसिल ऑफ यूपी का, आप शायद जानते होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद ये सिंगल बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दी वर्ल्ड है। इसके बराबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, जिसमें 25 करोड़ तो लोग रहते हैं और कम से कम 4.5 लाख अधिवक्ता है और जिनमें से 2,59,000 को वोटिंग पावर दी गई है। तो इतना बड़ा ये चुनाव है। और दूसरी बात, ये दुनिया का अकेला ऐसा चुनाव है जहां पे आप अपना जज चुनते हैं। धारा 35 में एडवोकेट एक्ट में जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की पावर है वो बार काउंसिल के मेंबर्स के पास है। लिहाजा ये चुनाव जो है आम चुनाव नहीं है। और ये चूंकि अधिवक्ताओं का चुनाव है तो आपको सब विद्वान अधिवक्ता होते हैं, हम जानते हैं इस बात को। अब आपको अपना जज चुनना है तो आपको ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो लिखा पढ़ी में मजबूत हो, जो आपके लिए एक मन में एक सेंसिटिवनेस रखता हो। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं चुनना है जो आपको कैलेंडर, डायरी, दावत या जात या बिरादरी के नाम पर आपसे वोट मांगता हो। तो ये मुद्दे हैं चुनाव के। आप और कहें तो मैं और मुद्दे बताऊं इस चुनाव में क्या है। 7 वर्ष के बाद करीब ये चुनाव हो रहा है, तो पहले के चुनाव में अब क्या अंतर नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव 7 वर्ष बाद जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप इसमें से 1.5 साल वो निकाल दें जो काउंटिंग में निकल गया था, तो ये चुनाव 5.5 साल बाद हो रहा है। आप अगले साल कहेंगे, अगली बार कहेंगे कि 7.5 साल बाद हो रहा है, क्योंकि इस बार काउंटिंग में 15 महीने लगेंगे, पिछली बार 10 महीने लगे थे। लेकिन फर्क है बहुत सारा। एक तो मेरे युवा साथियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरा, अब सोशल मीडिया का बड़ा जोर है। जो कैंडिडेट कितना भी दौड़ ले, अगर वो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहा है तो कम से कम युवा पीढ़ी, जिसे हम जेन जी बोलते हैं, जेड होता है बट उसे जी बोला जाता है, तो अब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और अजय भाई, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज आप मेरे साथ हैं। और एक तीसरी बात और, चूंकि रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है तो अब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश छोटा हो गया है। लिहाजा आप देखेंगे कि साहब बलिया से कोई आदमी आ रहा है, मैं बरेली से बलिया जा रहा हूं, मैं नोएडा जा रहा हूं, मैं सहारनपुर जा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए रास्ता जो है वो छोटा हो गया समय के हिसाब से। तो ये परिवर्तन है पिछले चुनाव में और इसमें। आप इस वक्त सदस्य भी हैं और इस वक्त अधिवक्ताओं की जो समस्याएं यूपी में नजर आ रही हैं, जिस तरह से सरकार ने काम किया है, कनेक्टिविटी अच्छी की है, जिस तरह आप भी लगातार यहाँ आना रहता है आपका अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हैं, मैनिफेस्टो में क्या है इस बार के चुनाव में? आप देखिए, मैनिफेस्टो में बड़ा आसान है, कुछ भी कह देना। बार काउंसिल के अपने सीमित संसाधन हैं और मैं जब कोई बात कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। पिछली बार साथियों ने मुझे यूपी में हाईएस्ट वोट दिलाए थे। मेरे हिसाब से मुद्दे होने चाहिए 3। बहुत सारे लोग मुद्दे गिना देंगे आपको, लेकिन 3 मुद्दे ऐसे जिनको हम पूरी चेष्टा से काम करेंगे। पहला ये कि किसी भी अधिवक्ता और उसके परिवार को, उसके आश्रितों को 10 लाख रुपए की मेडिकल एड का प्रावधान किया जाए। ये सुनने में लगता है भाई साहब इस समय तो कोई भी कुछ भी बोल दे, अभी कौन रोकने वाला है। लेकिन यही स्कीम 10 लाख रुपए की भाई साहब दिल्ली में और केरल में लागू है। दिल्ली में आप सरकार ने से लागू करा था और वहां पर ये सरकारी स्कीम है और जो नई सरकार आई है उसने भी इसको आगे बढ़ा दिया है। लेकिन अब यूपी में वो कब लागू होगी वो हमें देखना पड़ेगा। सरकार से वार्ता हमारी चल रही थी, लेकिन केरल में ये स्कीम बड़े नए रूप में चलती है। वहां पे जितना भी पैसा कोर्ट फीस का आता है उसका 4% बार काउंसिल ऑफ केरला को दिया जाता है और 2% लोकल बार को दिया जाता है। मतलब जो भी आपके अध्यक्ष सचिव हैं उनके हाथ में पैसा आएगा और वो इससे पूरा कल्याण करेंगे। अब मैं मान लूं अगर आपके यहाँ 50 करोड़ रुपए का फीस इकट्ठी होती है तो इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ रुपया आपकी लोकल बार को मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ रुपए में आपकी बार बताएं ठाकुर साहब, बॉबी भाई आप अध्यक्ष हैं, बताइए। भाईपाल जी सेक्रेटरी है हमारे इस समय वर्तमान, हमारे मित्र भी हैं, तो बहुत उससे काम हो सकता है। और इसी पैसे से यानी 2 करोड़ रुपया जो हुआ उससे बार काउंसिल, और ये 2 करोड़ रुपए सिर्फ एक जिले से ना, केरल में जितने जिले सबसे पैसा जाता है उससे वो लोग ये स्कीम चलाते हैं। ये स्कीम चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट में। उस केस लॉ का नाम है, मैं केरल गया एज चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी, मैंने स्कीम को स्टडी करा।
और एक सुप्रीम कोर्ट के केस में जिसका नाम है कार्डमम मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ केरला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2008 सुप्रीम कोर्ट। इसको साथी लोग जो सुधीजन है वो अभी चेक कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि साहब आप हमसे 6% कोर्ट फीस ज्यादा ले रहे हैं, हमसे तो 94% फीस लीजिए, क्योंकि अधिवक्ताओं से हमें क्या मतलब, वो तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बेहतरीन बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जितनी भी जुडिशरी है वो उस चंद्रमा की तरह है जो बेंच जो बार है उसकी चमक से चमकती है। कैसे? जब तक वकील लोग फैक्ट नहीं बताएंगे, रूलिंग नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं, हर केस में न्याय कर पाना मुश्किल है, असंभव है। तो उस चीज को उन्होंने कहा कि चूंकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है अधिवक्ता और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में साथ देता है, लिहाजा ये 6% अधिवक्ताओं को दिया जाना बिल्कुल वाजिब है। ये बात हम यूपी में लागू करा सकते हैं। देखिए सरकार को पीड़ा तब होगी जब उसकी जेब से पैसा जाएगा। कोर्ट फीस का पैसा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं और नहीं। तो बजाय इसके कि इलाहाबाद में, साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा, इलाहाबाद में 600 करोड़ रुपए से 2000 अधिवक्ताओं के चैम्बर और पार्किंग बनी। हमको क्या मिला? हमको कुछ मिला? आज भी मेरे साथी जो हैं वो ऐसे टीन शेड में बैठे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है, इस पैसे का साम्य तरीके से, इक्विटेबल तरीके से पैसा इसका बंटवारा हो। ये सारे मुद्दे हैं कि इस तरीके से मैं ये स्कीम लेके चल रहा हूं कि 10 लाख रुपए अधिवक्ताओं का और उनके आश्रितों का पूरे प्रदेश में मेडिकल इंश्योरेंस हो, पहला। दूसरा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 3 राज्यों ने पारित किया और बिल, मतलब चूंकि पारित पूरा नहीं हुआ था तो बिल कहलाएगा, वो गवर्नर के पास भेजा गया। गवर्नर ने उसको पॉकेट वीटो कर लिया, अपनी जेब में रख दिया। ये प्रावधान है संविधान में कि यदि एक बिल 2 बार भेजा जाता है गवर्नर को तो उसे दोबारा पास करना ही पड़ता है। तो दोबारा ना लौट के आ जाए, उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। ये कानून की मंशा के विपरीत है। केटी थॉमस की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं को और डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को एक विशेष कानूनी संरक्षण की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट तो 22 में कोरोना काल में तुरंत लागू कर दिया गया केटी थॉमस की रूलिंग के आधार में, लेकिन अधिवक्ताओं को क्या मिला? हमारे यूपी में इसके लिए बड़े आंदोलन हुए हैं। आपको बता दूं कि सरकार ने एक जियो के द्वारा एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में हमने एक 8 सदस्यीय हमारे बार काउंसिल के लोगों ने, जिसमें मैं सीनियर सदस्य था, हमने ड्राफ्ट बना के भेजा है। वो सरकार ने इस समय स्टेट लॉ कमीशन के पास भेज दिया और वहां पर फिलहाल वो धूल फाक रहा है। अब हम लोगों का काम यह है कि आंदोलन तेज करके अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस टर्म में ये हर बार काउंसिल के सदस्य के जरूर उसके एजेंडे पर होगा। तीसरा इस चुनाव से संबंधित है। चुनाव को अंग्रेजी में हम इलेक्शन कहते हैं, ये आप जानते हैं। अब होता क्या है साथियों, सबसे पास में बरेली है, मैं यहाँ 1.5 घंटे में यहाँ पे आ जाता हूँ। आप सब लोग जानते हैं 1.5-2 महीने में हर तरीके से मेरा जुड़ाव रहा। बड़े भाई हैं जय कुमार सक्सेना जी, तो मुझे हाँकते रहते हैं, और हमारे मित्र हैं सब लोग। तो काम मैंने करा आपके बीच में, कोई काम ऐसा ना हो शायद जो रह गया हो, इक्का दुक्का काम रह गया ट्रस्टी कमेटी का केवल। लेकिन अंत समय में लोग दावत देने लगते हैं, अंत समय में लोग कैलेंडर बांट रहे हैं, अंत समय में लोग डायरी बांट रहे हैं, अंत समय में लोग अपनी जात बिरादरी का नारा दे रहे हैं। इससे बचना चाहिए। ये विद्वान अधिवक्ताओं का आपका वो है, इलेक्शन है। और वोटिंग को हिंदी में कहते हैं मतदान। अगर आपने दान कुछ, अगर उसका कुछ कंसिडरेशन लेके दिया तो फिर वो दान कहाँ रहा? तो आपने अपने वोट को बेच दिया, आपने उसको डिनाई कर दिया एक तरीके से। तो इसलिए भैया मेरा सब आप लोगों से अनुरोध है, ये चीज याद रखिएगा कि पश्चिम के जिले में केवल 4 मेंबर रह गए जो पहले 8 मेंबर हुआ करते थे। मैं कुछ फैक्ट आपको बता दूं, इलाहाबाद में पिछले चुनाव में 14,000 वोट था, इस बार 32,000 हो गया है। लखनऊ में 12,000 वोट था, इस बार 26,000 हो गया है। तो इसमें इतने अनुपात में आपका वोट नहीं बढ़ा है। लिहाजा जो आपके 4 मेंबर बचे हैं उनको संभाल के रखिए। कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के हितों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए चुनाव होता है तो आपको बहुत बुद्धिजीवी, वैसे भी अधिवक्ता होता है, कहीं ना कहीं सोच समझ के किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बनी थी प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में, गाजियाबाद से लेकर कानपुर और कानपुर से लाहौर और कहीं ना कहीं कासगंज में स्थिति बनी थी, और जिस तरह से कासगंज बार एसोसिएशन ने काम किया है साइलेंट मूड में रह करके, आप देख रहे होंगे तमाम चैम्बर यहाँ पर नए अलॉट किए गए हैं। उसी तरह से यहाँ कहीं ना कहीं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुरेश मल्होत्रा जी, और जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। 4 चरणों में ये चुनाव होना है
और कहीं ना कहीं 16-17 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद 20-21 में चुनाव होगा, वहीं तीसरे चरण का चुनाव होगा 27-28 में, वहीं चौथा चरण कहीं ना कहीं 30 में होगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। एकता